पिछली बार हमने देखा था किस तरह से हमने CRUD को वेरीफाई किया था और CRUD सर्विस बनाई थी। ठीक है, इसके पिछले मैंने एक पार्ट 1 रिकॉर्ड किया है जिसमें रेस्ट एपीआई आप कैसे बना सकते हैं, आपको कैसे वो सर्विस का यूज़ करना है, कैसे आपको ये यूआरएल्स मिलेंगे और इन यूआरएल को कैसे यूज़ करना है, वहाँ से फैच कैसे बनाना है, ये सब हमने पिछले पार्ट में देखा था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना है। ठीक है, तो पिछले वाले पार्ट में हमने ये सर्विस बनाई थी। ओके, अब इस सर्विस बनाने के आगे और क्या हमारे पास एक चीज़ है, अब हमें बनाना है यूआई जहाँ पे हम लिस्ट कराने वाले हैं। ठीक है, हमने ये वाली सर्विस को टेस्ट भी कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये ब्राउज़र है, यहाँ पे अभी क्या है, कुछ भी रेंडर नहीं हो रखा है, सिर्फ यहाँ पे ऐप करके हमने जो मेन फोल्डर है वहाँ पे इतना ही लिखा था। ठीक है, और पेशेंट सर्विस को मैंने कंसोल लॉग कराया था यहाँ पे, और यहाँ से हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, लिस्ट, क्रिएट, अपडेट, ये वाले। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा जो मेन कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे। मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, जब भी आप एक रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो आप फोल्डर वाइज ही काम करोगे। आप एक अलग चीज़ के लिए अलग फोल्डर बनाओगे, आप सारी चीज़ एक ही फाइल में कभी नहीं लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नहीं है ना, ये किस चीज़ का CRUD है, पेशेंट्स है, तो इसको बोलेंगे हम पेशेंट्स। ठीक है, उसके अंदर एक पेज बनेगा जिसमें हम पेशेंट्स की लिस्ट कराएंगे, पेशेंट लिस्ट डॉट JSX। ओके, और ये बना दिया हमने पेशेंट लिस्ट का कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हम रेंडर करेंगे ऐप के अंदर। तो जहाँ पे ऐप पड़ा हुआ है वहाँ पे मैं पेशेंट लिस्ट का कंपोनेंट रेंडर कर दूंगा। ठीक है, ये फ्रेगमेंट पहले रखे थे हमने, अब अगर इस फ्रेगमेंट को ना भी रखें तो चल सकता है, लेकिन अगर कोई और कंपोनेंट अगर यहाँ पे ऐड करना पड़ा तो फिर से फ्रेगमेंट डालने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो फ्रेगमेंट हैं, इसलिए मैं उसको रहने देता हूँ। अब देखो यहाँ पे पेशेंट लिस्ट का कंपोनेंट रेंडर हो चुका है। अब जैसे ही ये चीज़ रेंडर हो गई है, तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए, जब पेशेंट लिस्ट रेंडर हो जाए मुझे एपीआई का कॉल करके पेशेंट्स लेके आने हैं। तो अपने को क्या करना है, पेशेंट्स लेके आने हैं एपीआई से, और एपीआई से जब पेशेंट लाने की चीज़ है वो हमने ऑलरेडी पेशेंट सर्विस में लिख के रखा है, ये वाला फंक्शन, लिस्ट वाला फंक्शन। तो मैं सीधा सीधा इस लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। कब करूंगा, तो यूज इफेक्ट पे। ठीक है, यूज इफेक्ट जिसमें एक कॉल बैक जाएगा और एक एम्प्टी एरे भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी एरे क्यों भेजना होता है, जब अपने को सिर्फ एक ही बार कॉल करना हो तो एम्प्टी एरे भेजना होता है। यहाँ पे मैं कर लूंगा पेशेंट सर्विस को यूज पेशेंट सर्विस डॉट लिस्ट। ठीक है, अब पेशेंट सर्विस डॉट लिस्ट को मुझे यूज करना है डॉट, तो यहाँ पे क्या है ना, लिस्ट रिटर्न करता है प्रॉमिस। ठीक है, वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको यूज करने का तरीका क्या है, हमें उसको एसिंक फंक्शन में अवेट करके यूज करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अवेट लगाता हूँ और इस फंक्शन को एसिंक बनाता हूँ। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, यूज इफेक्ट के अंदर आपका जो भी फंक्शन हो उसको कभी एसिंक नहीं बनाना चाहिए। अब हम इसको रिलोड करके देखेंगे तो यहाँ पे एरर भी आएगी। ठीक है, रोट यूज इफेक्ट एसिंक फंक्शन और रिटर्न द प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ राइट एसिंक फंक्शन इनसाइड। ठीक है, मतलब जब भी आप यूज इफेक्ट को कॉल कर रहे हैं तो उस फंक्शन को कभी भी एसिंक नहीं बनाना है। ठीक है, लेकिन हमें इसको अवेट करके तो कॉल करना ही है, तो क्या करेंगे, हम एक ऊपर फंक्शन बना देंगे जो कि एसिंक होगा। इसको बोल देंगे हम गेट पेशेंट्स। ठीक है, इसके अंदर ये वाली चीज कॉल करेंगे यूज विथ ट्राई कैच। हम यहाँ पे ट्राई कैच लगा देंगे। ओके, ये हमारा लिस्ट हो गया, ये ट्राई कैच लगाया। अगर एरर आती है तो क्या करना है, फिलहाल हम कंसोल लगाते हैं, लेकिन एरर आने पे क्या करना है वो एग्जैक्टली मैं बताऊंगा आपको। एरर को कहीं पे तो दिखना चाहिए। ठीक है, या तो कंसोल में दिखे
या तो आपको अलर्ट की तरह दिखे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलर्ट की तरह दिखाता हूँ फिलहाल। अलर्ट क्या लिखेंगे, ex डॉट मैसेज। ठीक है, नॉर्मली जब भी आपका कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है, एरर थ्रो होता है, तो उसकी मैसेज प्रॉपर्टी में वो सारी चीजें होती हैं जो काम की हैं। कभी कभी एरर का टाइप अलग हो सकता है और मैसेज प्रॉपर्टी में हो सकता है कि चीजें ना आए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अवेट की तरह कॉल कर दूंगा और नीचे एक कंसोल लगा के देखता हूँ क्या भी चीजें आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे लिस्ट नहीं आई क्योंकि मैंने गेट पेशन को कॉल ही नहीं किया था। अब इसको फर्स्ट टाइम जब ये रेंडर होगा तो कॉल होगा ये, और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गई है लिस्ट। ओके, जिसमें मेरे पास अभी 2 पेशेंट्स हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिसाइड की थी, DOB है, डिस्क्रिप्शन है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इसको मुझे रेंडर करना है इन फॉर्म ऑफ टेबल। एक तरीका है टेबल के फॉर्म में रेंडर कर दो, इसको किसी और तरीके से भी रेंडर कर सकते हैं, किसी लिस्ट में रेंडर कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, इसको टेबल के फॉर्म में रेंडर करेंगे। टेबल के फॉर्म में रेंडर करने के लिए पहले हमें टेबल बनाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बना देता हूँ टेबल। इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। टेबल के अंदर टी हेड होता है, टी हेड के अंदर TR, और उसके अंदर TH होते हैं जिसमें हम कॉलम्स डिफाइन करते हैं। तो उसमें पहली कॉलम हम बनाएंगे नेम, जहाँ पे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को मिला के फुल नेम लिखेंगे। दूसरी कॉलम इसकी हम बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, एक थी, चलो एक जेंडर है हमारे पास, सब्सक्राइब्ड है कि नहीं है वो वाली कॉलम है, ईमेल वाली कॉलम रख देते हैं सेकंड। तीसरी कॉलम रख देते हैं मोबाइल नंबर। चौथी कॉलम रखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ। और ये पांचवी कॉलम रखेंगे जेंडर। और एक और कॉलम है, उसको क्या बोलेंगे हम, एज सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो ये सब होने वाले हैं हेडर्स, जो कि फिलहाल ऐसे लाइन में एक साथ दिख गए हैं। इसको अच्छे से दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, पिछली बार मैंने जैसे किया था, एक हम स्टाइल शीट अगर यूज़ कर सकते हैं जो W3 स्कूल में अवेलेबल है। उससे क्या होता है, टेबल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। जब आप कोई UI लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मटेरियल UI या ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं जिसका मतलब MUI बोलते हैं। ठीक है, MUI यूज़ कर रहे हैं या फिर और भी कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से टेबल मिल जाता है। तो स्टाइलिंग कैसे करनी है, वो मतलब उस पर बहुत चीज़ें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टाइलिंग में बहुत अच्छा स्टाइलिंग कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए हम बहुत ही सिंपल टेबल रखेंगे, और उसकी स्टाइल में लेके आता हूँ W3 स्कूल से। एक बहुत ही सिंपल स्टाइल है, लेकिन टेबल ठीक ठाक सा दिखने लग जाता है। ये रहा। ठीक है, इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे हम, index.css में कर देता हूँ ताकि वो इंक्लूड हो जाए हर जगह पे। ठीक है, ये उसका हेडर आ गया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा हमारे पास आया इसको करना है रेंडर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, कई बार क्या होता है ना कि जब हम नया नया काम करते हैं ना, तो हमें ये पता नहीं लगता है कि चलो ये डेटा तो आ गया, अब इसको रेंडर कैसे करूँ, है ना, इसको JSX में कन्वर्ट करना है। तो कई बार क्या होता है, लोग ये कर देते हैं डॉट मैप आइटम, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मान लो एक डिव लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और ये करके उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ रेंडर होगी। ठीक है, इसको मैं रेंडर करूंगा, ये बस ये चीज़ चली है। ठीक है, इसको कंसोल लॉग लगाऊंगा ना, तो मुझे यहाँ पे 2 बार कंसोल भी आएंगे। चलो रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, दिस हैज़ रन 2 बार आया, लेकिन ना इसका ये हेलो कहीं दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्ट में वही चीज़, ठीक है, वही JSX, ये चीज़ पूरा है ना, ये JSX है। तो उतना ही JSX रेंडर होता है जितना JSX ये रिटर्न स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाहर का कोई भी JSX वो रेंडर नहीं होगा।
जिस JSX को यहाँ पे रखा नहीं गया है वो JSX कभी भी रेंडर नहीं होगा। इसलिए हमेशा मैप कहाँ चलता है, रिटर्न के अंदर चलता है। और JSX कभी भी लिखो तो उसको या तो कहीं से रिटर्न करा के यहाँ तक लेके आओ, ठीक है, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका JSX जाएगा, या फिर यहाँ पे सीधा सीधा जो दूसरा JSX लिख के रखा है हमने वही रेंडर होगा, उसके सिवाय का कोई JSX रेंडर नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये किया है, कोई छोटा डिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, और लगता है कि भाई ये चलो सही है, मैप यूज करना था, मैप के अंदर ये लिखना था, मैंने लिख दिया है, लेकिन रेंडर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा कभी भी नहीं होता कोई भी चीज़ आप लिखोगे और रेंडर हो जाएगी। कोई भी चीज़ कहीं पे लिखने से रेंडर होगी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वही चीज़ रेंडर होगी जो इसके अंदर होगी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी रेंडर करने के लिए, मतलब डायनामिक चीज़ें रेंडर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस। तो पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टी बॉडी स्टार्ट कर देता हूँ। इसके अंदर हमारा हर एक TR एक आइटम होगा पेशेंट का। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे कुछ भी रेंडर करना है, मैं किस चीज़ को रेंडर करूँ, ये गेट पेशेंट का फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर लिस्ट है, ओके। अब ये लिस्ट मैं यहाँ पे रेंडर तो नहीं कर सकता, लिस्ट डॉट मैप यहाँ पे करूँगा मैं, ये तो मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि लिस्ट कहाँ पे है, लिस्ट तो भैया इस पेशेंट वाले इस वेरिएबल के अंदर है। अब आप बोलोगे इस वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर दो, ठीक है, चलो मैंने इसको बाहर डिक्लेयर कर दिया, अंदर इसको असाइन कर देता हूँ। तब भी क्या मिलेगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि लिस्ट पहले तो अनडिफाइंड थी, ठीक है, यहाँ पे जब रेंडर करने के लिए उसका मैप करेंगे तो भी क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज यहाँ बाहर रख दी, अंदर उसकी वैल्यू असाइन कर दी, इससे वो असाइन हो गई ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल कब होगा, ठीक है, ये फंक्शन तब कॉल होगा जब ये वाला पूरा चीज एक बार एग्जीक्यूट होगा, तब जाके यूज इफेक्ट में यहाँ पे कुछ भी कॉल होता है। तो जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसके बीच में यहाँ पे लिस्ट आया और यहाँ पे आ गई एरर, तो यहाँ पे लिस्ट में आइटम्स कभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये तो पहले रेंडर हो जाएगा, उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से नहीं कर सकते स्टोर। अगर आपका डेटा एसिंक है, ओके, एसिंक्रोनस है, ऐसा हो रहा है कि आपकी लिस्ट पहले रेंडर हो रही है, डेटा बाद में आ रहा है, और उस डेटा को आपको रेंडर करना है, तो एक ही चीज पॉसिबल है, वो है स्टेट का यूज करना पड़ेगा। बिना स्टेट का यूज किए आप एसिंक डेटा को रेंडर नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा स्टेट LST पेशेंट सेट पेशेंट इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट स्टेट की वैल्यू क्या रखेंगे हम, एम्प्टी, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी एरे, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, LST पेशेंट्स को यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ, ठीक है। LST पेशेंट पे मैंने मैप लगाया, इसके अंदर आइटम लिख दिया, और रिटर्न क्या करता हूँ मैं, TR। और जब भी मैप यूज कर रहे हैं की रिटर्न करनी ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, ये कहाँ गया मेरा ये लॉग, इसको एक बार सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो लिस्ट आ रही है इसके अंदर ऑलरेडी एक आईडी का फील्ड है जो कि यूनिक फील्ड है। तो जब भी अपने पास रिकॉर्ड में ही एक यूनिक फील्ड अवेलेबल हो तो मैप की की के तौर में वही फील्ड यूज करना है, ओके। जरूरी नहीं है ये हमेशा आईडी हो, यहाँ पे इसको आईडी लिखना या कुछ भी लिखना है ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपके पास जो भी यूनिक फील्ड आता है वो लिखना है। यहाँ पे TR हो गया, उसके अंदर TD पहला, जिसके अंदर हमें क्या रेंडर करना है, आइटम डॉट फर्स्ट नेम और स्पेस करके लास्ट आइटम डॉट लास्ट नेम। चलो ये मैंने कर दिया है ना। अब ये एक ऊपर एरर आई थी, इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं मैं। अब देखो ये तो मेरा लिस्ट रेंडर हो गया, लेकिन ये तो रेंडर हुआ नहीं। कैसे होगा भाई, हमने इस वाले स्टेट को असाइन कुछ किया ही नहीं है, अभी तक इसका सेट स्टेट कभी कॉल ही नहीं किया था। तो इसका सेट स्टेट कॉल करना है, सेट पेशेंट, और इसको क्या लेंगे हम, लिस्ट दे देंगे। जैसे ही इसको लिस्ट देंगे हमारा कंपोनेंट होगा री रेंडर और वो काम करने लगेगा, ठीक है। ये देखिए आ गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा सेट पेशेंट, हमने कॉल कर दिया है, पेशेंट हमारे हो गए हैं सेट,
इस स्टेट में पेशेंट की लिस्ट जाती है। कब जाती है? जब ये फंक्शन कॉल होता है, ये लिस्ट डेटा रिटर्न करती है, तब जाती है। ओके, और यहाँ पे मैप तो पहले भी चलता है, लेकिन क्या होता है, पहले मैप चल गया, तब मैप में क्या था, एक एम्प्टी एरे था, इसलिए वहां पे मैप चला, लेकिन एक बार भी लूप नहीं चली, ठीक है, क्योंकि वहां पे डेटा ही नहीं थे। फिर जब हमने फिर से सेट पेशेंट किया, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू बदली, और ये सारी चीज, ये पूरा कोड फिर से रन हुआ। ठीक है, ये पूरा कोड फिर से रन हुआ, जिसका पार्ट था ये, और इस बार मैप चल रहा था, तब हमारे पास दो आइटम्स थी। ठीक है, इस चीज को अगर हमें देखना है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंसोल। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि रिएक्ट का कंपोनेंट बार बार रेंडर होता है जब स्टेट चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं, लिस्ट लिख देता हूँ, और कॉमा करके LST पेशेंट। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ऊपर वाला रहने देते, मतलब ठीक है, हो गया। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए पहली बार में जब ये रेंडर होने गया ना, तो एम्प्टी एरे मिला था। ठीक है, तो पहली बार में कुछ भी रेंडर नहीं हुआ होगा, ये कोड चला ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोड नहीं चला था, लेकिन ये मैप के अंदर की चीज गई नहीं थी। दूसरी बार इसको एरे में दो चीजें मिली, इसलिए वो रेंडर करने गया और उसने दोनों चीजें रेंडर की। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरी बाकी की जो कॉलम्स हैं उनको रेंडर करेंगे। इस बीच में हमने ये जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है ना, उसको हमने कहीं पे कॉलम बनाना भूल गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जेंडर के बाद नहीं, सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो यूआई सही से दिखेगा। अब यहाँ पे कितने टीडी आएंगे, एक, एक दो तीन चार पाँच छः, छः और टीडी बनाने हैं। ठीक है, दूसरे वाले टीडी के अंदर क्या जा रहा था, ईमेल जा रहा है। ठीक है, ईमेल कैसे लिखा हुआ है, ये देखो कैपिटल में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा, और ये करके अगर मैं सेव कर दूंगा ना, ये करके अगर मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा ईमेल रेंडर हुआ ही नहीं, और यहीं पे हो जाएगा मेरा कॉन्फिडेंस लूज। ठीक है, कभी भी आप ये करोगे ना, छोटी सी एक मिस्टेक आती है, सॉरी ये तो कुछ गलत ही सेव हो गया है, उसको फिर से मुझे ईमेल करने दो। ठीक है, ये गलत वाला ईमेल किया मैंने, इसको सेव किया लेकिन ईमेल में कुछ रेंडर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपने कुछ एक्शन किया और उसकी रिजल्ट नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये ईमेल लिखने से यहाँ पे ईमेल रेंडर हो जाना चाहिए था, तो आपको चीज़ें करनी है वेरीफाई। ठीक है, तब आपको बनना है डिटेक्टिव, और ये देखना है कि भाई ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसके आगे आप चले जाओगे तो क्या होगा ना, आगे आगे आप और उलझते जाओगे, तो छोटी सी चीज़ है, मिस्टेक हो रही है, अगर वहां आप पकड़ लोगे तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, उसको रेंडर होना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखने से वो तो रेंडर हो गए, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ने रेंडर होने में कोई दिक्कत नहीं की, तो ईमेल में क्यों प्रॉब्लम आई है। तो पहली चीज, सोर्स कहाँ है। ठीक है, क्या मेरे पास ईमेल है भी जो मैं रेंडर करना चाहता हूँ, देखते हैं। तो ये मेरी बेस लिस्ट है, ये सोर्स है जहां से चीजें रेंडर होने वाली हैं, तो इसके अंदर ईमेल तो आता है, सही है, मेरे दोनों रिकॉर्ड हैं, दोनों रिकॉर्ड के अंदर ईमेल तो अवेलेबल है, तो ये रेंडर क्यों नहीं हुआ। तब मेरी नज़र पड़ती है कि अच्छा ये मेरे ईमेल में स्पेलिंग मिस्टेक है। अब मैं स्पेलिंग मिस्टेक को सही करता हूँ, और यहाँ पे ईमेल रेंडर होने लगा। ठीक है, ये छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक आना नॉर्मल है, लेकिन इसको छोटे छोटे स्टेप्स पे रेक्टिफाई कर देना है, इसको वहीं पे स्टॉप करके वहीं पे उसको फिक्स करना है, वरना बाद में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी और प्रॉब्लम को फाइंड करना मुश्किल होगा। जब आप शुरुआत में होते हो तो ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ये तीसरी आइटम थी जहाँ मोबाइल नंबर डालना था, वो डाल दिया। अब यहाँ पे एक और आइटम है जिसमें हमें डालना है डीओबी। डीओबी को मैं सीधा सीधा रेंडर करता हूँ। अब देखिए कितना गंदा डीओबी है ना, यहाँ पे इतना पार्ट तो ठीक है, चलो इसको मैं मान सकता हूँ कि ये डेट है, लेकिन ये लास्ट वाला पार्ट ये नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को किस किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका नहीं है इसको फिक्स करने का, इसको फिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक आध दो तरीके देखेंगे कि कैसे हम डेट को अच्छे से दिखाएं। दूसरी क्या चीज़ है इसके बाद, हमारी जेंडर, है ना। जेंडर का स्पेलिंग फिर से गलत कर रहा था, सही स्पेलिंग से जेंडर आ गया सही से।
और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए ये टेबल हो रहा है पूरा अच्छे से रेंडर, और यहाँ पे कुछ तो गलती है। ठीक है, क्या गलती है कि सब्सक्राइब्ड के कॉलम में आ गया डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे मैं एक टीडी भूल गया हूँ, वो है सब्सक्राइब वाला टीडी। तो इसको मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट, अब मेरे पास डेटा में क्या आता है उसको मैं एक बार देखूंगा। हमेशा अपने सोर्स मटेरियल को, सोर्स डेटा को वेरीफाई करो, और ये हो सके ना तो ये करते रहना चाहिए कि जैसे आपको फील्ड कोई रेंडर करना है, थोड़ा सा बड़ा फील्ड है, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो डेटा में जाना है या जो भी आपका सोर्स जगह है जहाँ पे आपका सही स्पेलिंग होगा वहाँ पे जाके कॉपी करके फिर रेंडर करना है। फिर इसको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसको रेंडर तो कर दिया लेकिन ये दिख नहीं रहा है। इसका वही रीज़न है, फिर से मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप बुलियन फील्ड को रेंडर करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। उसको रेंडर करने के लिए हमेशा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि हमें इसको क्या करना है, यस को ग्रीन और नो को रेड बनाना है। तो बनाएंगे हम, जब मैं डिस्क्रिप्शन के साथ भी आएंगे ना, ये तीनों चीज़ें हमें करनी है। मेल को भी हमें कलराइज करना है, ये जो डीओ भी दिख रहा है उसको भी अच्छे से दिखाना है कि अच्छे से डेट की तरह दिखे वो, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे ना ऐसी भी डेट होती है, जैसे 21 जनवरी है ना। फिर हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है ना, इसने तो डीओ भी बताया अपना, हमें क्या करना है, हमें तो ये कैलकुलेट भी करके रख देना है कि ये कितने एज है उसकी। ठीक है, जब हमारे पास कंप्यूटर है तो हम इतनी कंजूसी क्यों करें चीज़ें करने में, है ना। फिर मतलब हम डीओबी देखें और डीओबी से हम कैलकुलेट करने के लिए फिर अपना दिमाग लगाएं कि इसकी एज क्या होगी। इससे अच्छा है कि कंप्यूटर हमें सीधा सीधा बता दे कि भाई इसकी एज क्या होगी। ओके, तो अभी क्या हो गया, जो डेटा लिस्ट आ रही थी वो रेंडर हो गई। ठीक है, लेकिन इस बात में ये जो अभी हो रहा है ना, इसमें एक दिक्कत है। ठीक है, एक दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत नहीं है वो, ठीक है, टेक्निकली तो सब काम कर रहा है, सब सही से काम कर रहा है। जो दिक्कत है वो है यूजर एक्सपीरियंस की दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस खराब है। ओके, मान लो आपके पास बहुत स्लो इंटरनेट है, ठीक है, आपने एक वेबसाइट विजिट किया, मान लो आप इस पेज पे आए, ये पेज हो गया लोड, आपने देखा ये ऊपर की चीजें हैं लेकिन नीचे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऊपर का इतना रेंडर हुआ लेकिन नीचे कुछ रेंडर हो ही नहीं रहा है या कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, आपका दिमाग ना 2-3 सेकंड में मान लेता है कि चलो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वो निकल जाता है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, जब स्क्रीन पे कुछ ना हो रहा हो तो इंसान का दिमाग दौड़ता है, ये सोचता है कि या तो ये चीज़ काम नहीं कर रही है या तो मुझे कुछ और एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब स्क्रीन पे अगर 2-4 बटन होते ना तो मैं वो 2-4 बटन दबा देता। क्यों, क्योंकि स्क्रीन पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। तो यूजर एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक लोडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोडिंग को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए, लोडिंग हमें दिखानी कहाँ है, इस पर्टिकुलर पेज के अंदर, इसी एरिया में, इसी पोर्शन में लोडिंग दिखानी है। इस पोर्शन में कुछ भी रेंडर करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कोड लिखा हुआ होना चाहिए JSX का। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, फिलहाल एक TR बना देता हूँ मैं। ठीक है, उसके अंदर एक TD बनाया और यहाँ पे लिख दिया लोडिंग। देखिए ये लोडिंग दिख रहा है, लेकिन लोडिंग क्या है, किसी एक कॉलम में नहीं होना चाहिए, वो सारी कॉलम के साथ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन यूज़ करते हैं टेबल में, और उसको मैं बोल दूंगा 6-7 बोलना है, तो वो सारी की सारी कॉलम्स को इंक्लूड कर देगा। यहाँ पे लोडिंग दिख रहा है, अब उसका क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए। तो मैं इस TD को टाइल देके और इसको क्या बोलूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये लोडिंग सेंटर में आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। इसको देखते हैं भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि गलत TD को मैंने अलाइन दिया है, ये लोडिंग वाले TD को देना था। ठीक है, लोडिंग वाला TD सेंटर में आ गया। अब क्या करना है, इस TD को हर बार तो दिखाते नहीं रहना ना। अभी देखेंगे ना तो ये चीज़ सही लग रही है कि पहले लोडिंग आया फिर डेटा आया, लेकिन लोडिंग तब भी दिख रही है। ठीक है, तो लोडिंग को हर बार नहीं दिखते रहना है। लोडिंग तो कब दिखते रहना है, जब हमारे पास, मतलब जब हम इस API का कॉल कर रहे हों और इसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हों। इससे पहले लोडिंग चलनी चाहिए और इसके बाद लोडिंग बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ को कंडीशनल रेंडर करना है,
और उसको डायनामिक रखना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टेट। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा एक स्टेट लोडिंग, सेट लोडिंग इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट लोडिंग फॉल्स रहेगी, ठीक है। उसको हम ऑन कब करेंगे, जब हमने एपीआई कॉल किया उसके पहले, उसको ऑन किया, एपीआई कॉल कंप्लीट होने के बाद उसको हमने फिर से ऑफ कर दिया, ठीक है। अब ये जो लोडिंग का वेरिएबल है उसके हिसाब से ये वाला जो टी आर पूरा दिख रहा है वो रेंडर होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर लोडिंग है तो ही टी आर दिखाओ, ठीक है। लोडिंग के होने पे ही टी आर दिखना चाहिए। अब मैं इसको कर दूंगा रिफ्रेश, तो देखिए पहले लोडिंग आई, लोडिंग के बाद डेटा आने पे लोडिंग निकल गई। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, ये हो गया, ठीक है। अब मान लेना एक केस सिनेरियो ऐसा है कि यूसर का इंटरनेट चल नहीं रहा है, मैं यहाँ पे इसको करके ऑफलाइन कर दूंगा ना, इसका मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब मैंने ये किया, सॉरी ये तो गलत हो गया बहुत ही, ये इसको यहाँ से नहीं कर सकता मैं, ठीक है। इस वाले केस को जनरेट कैसे करेंगे, मान लो कि ये जो वेबसाइट है ना, जो हमारा एपीआई है, ठीक है, कहाँ है, लिस्ट में ये जो वेबसाइट दिख रही है पूरी, ठीक है, ये डाउन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। इसका मान लो कि यूआरएल ही गलत है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्स लिख के इसका यूआरएल गलत कर देता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है ना, हमें एक एरर आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे मिलेगा फेल टू फैच, और यहाँ पे लोडिंग दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करनी है हमें एरर हैंडलिंग। ये तो चीज़ ठीक है, एक चीज़ हो गई कि भाई फेल टू फैच आ गया, कि भाई फैच करने में कुछ प्रॉब्लम आई तो यूज़र को पता लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इन केस यूज़र को पता लगा है कुछ प्रॉब्लम है तो लोडिंग होनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, यूज़र को ये अलर्ट के जरिए कुछ भी बताना, ये मतलब बहुत ही लास्ट स्टेज पे करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूज़र को एरर दिखाना चाहते हैं तो आपको वो ऑन स्क्रीन एरर दिखानी चाहिए। जैसे आप लोडिंग दिखा रहे हैं ना यहाँ पे कि ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद लोडिंग निकल जाता है और डेटा आ जाता है, वैसे ही एरर भी स्क्रीन का पार्ट होना चाहिए। उसके क्या कहेंगे हम, इनलाइन एरर कहेंगे या फिर ऑन स्क्रीन एरर कहेंगे, ठीक है। ये जो अलर्ट वाली एरर है ना, ये दिखने में अच्छी नहीं लगती है, वो क्या करता है यूज़र को इंटरप्ट करता है, अरे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करना है भाई, एरर को कंडीशनली रेंडर करना है, ठीक है। और एरर को कंडीशनली रेंडर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एरर का एक स्टेट बनाना पड़ेगा, सेट एरर, बाय डिफॉल्ट एरर रहेगा एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और सेट एरर हमें करना है, कब करना है, जब हम जब हमारा एपीआई कॉल फैच मतलब फेल हो गया, जब हम अलर्ट दिखा रहे हैं ना, उस वक्त हम अलर्ट की जगह क्या करेंगे, सेट एरर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या चीज़ करनी थी, ये लोडिंग भी हटा देनी थी, है ना। तो लोडिंग कब हटानी है, एक तो लिस्ट कंप्लीट होने के बाद, और एरर आने पे भी लोडिंग को फॉल्स कर देना है। और हमने सेट एरर कर दिया, अब इस एरर को हमें रेंडर करना ही बाकी है। तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखो लोडिंग आया निकल गया, लोडिंग आया निकल गया, क्यों, क्योंकि एरर आई थी। अब एरर दिखना चाहिए था, ठीक है। एरर को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वैसा ही एक टी आर और बना देंगे, जहाँ पे ये लिखेंगे अगर एरर है तो ये चीज़ दिखाओ, और अंदर लोडिंग की जगह हम रेंडर क्या करेंगे, एरर, ठीक है। फेल टू फैच एरर आ गया, लेकिन एरर कैसे होनी चाहिए, रेड में होनी चाहिए। अच्छा, रेड मैंने सीधा सीधा लिख दिया। ये कई बार हो जाता है कि हम स्ट्रिंग में कुछ लिखना होता है और हम लिख देते हैं एज ए वेरिएबल, फिर वो हमें दिखता है अच्छा ये कुछ गलत गलत एरर आ गया, अजीब से एरर आ जाते हैं क्योंकि वो सिंटेक्स एरर होते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया ना अभी, जैसे ही मैंने यहाँ पे रेड लिख के इसको मैंने सेव किया, मैंने पहले देखा भाई क्या हो गया, अच्छा स्क्रीन चली गई, मतलब इतना पार्ट लिखने से ना मुझे कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। इससे इससे पहले स्क्रीन चल रही थी सही से, ये लिखने के बाद मेरी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ये आइडेंटिफाई उसी वक्त हो जाना चाहिए कि भाई ये वाले में कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखने से पता लगा स्ट्रिंग नहीं लिखा है मैंने, कुछ और लिखा है, ठीक है। ये फेल टू फैच आ गया, तो हम एरर कैसे दिखाएंगे, स्टेट का यूज़ करके। दूसरी चीज़ लोडिंग दिखाएंगे स्टेट का यूज़ करके। तो कोई भी रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई भी नहीं बोलूँगा मैं इसको, कोई भी एसिंक जब हम एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, कोई भी एसिंक ऑपरेशन कॉल करेंगे,
तो यूज़र को स्क्रीन पे लोडिंग और एरर ये दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए, वरना आपका वेबसाइट हो जाता है मिसलीडिंग। ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे अगर आप लोडिंग और एरर कोई भी ऑपरेशन होते वक्त जब लिस्ट आ रही है, ठीक है, या फिर किसी ने सबमिट किया, मैंने बोला कि चलो सबमिट किया मैंने ये फॉर्म, वो सबमिट हो रहा है, उस वक्त मैं अगर लोडिंग नहीं दिखा रहा तो यूज़र को क्या लगेगा, ये तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बार बार क्लिक करेगा। तो ये एक लोडिंग एरर हर एक रेस्ट एपीआई का पार्ट होता है। जो भी एसिंग एपीआई है उसमें लोडिंग एरर दिखाना ही दिखाना है। तो हम कहाँ थे, ये हमारा पार्ट सही से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट वाला एपीआई को फिक्स कर दूंगा जो भी मैंने वहाँ पे गलती की थी। चलो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और अभी हमारा ये जो लिस्ट रेंडर होना था वो सही से हो रहा है। अब इसमें डीओबी को हमें फिक्स करना है। डीओबी को कैसे रेंडर करना है, एक तरीका ये है कि भाई इसको रेंडर करेंगे हम ऐसे, ये क्या है 2023 10 19, तो इसको मैं बोलूँगा 19 अक्टूबर 2023, ये है बर्थ डेट। एक ऐसा तरीका है। एक ये भी तरीका है कि भाई इतना पार्ट भी काफ़ी होता है ना, इतना पार्ट भी हम डेट समझ पाते हैं, 2023 10वां महीना 19 डेट। ठीक है, इसको हम सही से समझ पाते हैं तो इतना पार्ट भी चलेगा। तो दो चीज़ें देखते हैं कि भाई इतना पार्ट ही कैसे करेंगे, और अगर हमें अच्छे से करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको ना पहले अगर हम कंसोल में यहाँ पे परफॉर्म कर पाए कोई भी ऑपरेशन, तो हमें अच्छे से आइडिया आता है कि कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, बार बार हमें सेव करके उसका आउटपुट लाए, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, वो नहीं होता है। तो ये आदत हमेशा रखनी चाहिए कि आप कंसोल में चीज़ें टेस्ट कर पाओ। वो कैसे करेंगे, तो कंसोल में मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट तो है, ये मेरे पास यहाँ पे डी ओ बी कहाँ गया इसका, ये रहा, ये वैल्यू पड़ा है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को एज ए ग्लोबल वेरिएबल असाइन कर दूंगा। ये हमने पहले भी किया हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल असाइन करना। temp1.dob ये लिखा मैंने। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे सामने, dob का टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग में मुझे ये दिख रहा है कि भाई इतना पार्ट बिल्कुल सही है, मुझे ये लास्ट वाला पार्ट हटाना है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकता हूँ, temp.split, सॉरी dob के बाद आएगा स्प्लिट। ठीक है, temp.split, और स्प्लिट को क्या करेंगे हम, किस चीज़ स्प्लिट करेंगे, स्पेस से। जहाँ स्पेस दिखे स्ट्रिंग को अलग अलग कर दो। इसके रिटर्न में क्या मिला हमें, एरे मिला, जिसमें 0 एलिमेंट है पहला पार्ट, बाकी का एलिमेंट है दूसरा पार्ट। तो इससे क्या करूँगा, मैं 0 एलिमेंट ले लूँगा और मुझे डेट मिलेगा अच्छे से। तो मैं एक तो ये चीज़ कर सकता हूँ कि इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख दूँ, फिर डॉट स्प्लिट किया, उसका 0 पार्ट ले लिया, और हमें क्या मिल गया, ये रहा। ठीक है, ये हमारा डेट आ गया सही से। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अब मुझे इसको बनाना है अच्छे से, मतलब 20th ये सब लिखना है। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन है, कुछ डेट लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि डेट एफ एन एस हो गया। ठीक है, और दूसरी है मोमेंट, तो है मोमेंट है, और इसके सिवा भी कुछ और लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो इन लाइब्रेरी का यूज़ करके डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं हम किसी भी तरह से। फिर हम मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपको इसको डेट को ऐसे दिखाना है, वैसे दिखाना है, किसी भी फॉर्मेट में दिखाना है। तो अगर आपका फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स है तो आपको वो लाइब्रेरी ही यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपका फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का डेट करना चाहिए। ठीक है, उसको हमारी जो वैल्यू है वो असाइन कर देंगे, और उसके बाद टू स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग में देखो ये पूरा लंबा सा मेरे को मिला। एक और फंक्शन है यहाँ पे, टू लोकल स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे मेरे को एक अच्छा सा ये मिला व्यू कि भाई ये 10 नॉन। ठीक है, और इसको टू लोकल स्ट्रिंग की टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है, टू डे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे मिल गया थर्सडे अक्टूबर 19 2023। तो मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ कि भाई न्यू डेट का यूज़ करके, मतलब मेरा जो स्ट्रिंग है उसको मैं पहले डेट में कन्वर्ट करूँ, और डेट पे जो ये फंक्शन अवेलेबल है उसको यूज़ करके अच्छे से डेट दिखा दूँ। तो ये दूसरी चीज़ कैसे कर सकते हैं हम, ये स्ट्रिंग वाला पार्ट हटा दिया, यहाँ पे लिखा न्यू डेट और डॉट टू डेट स्ट्रिंग, ऐसे करके लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये आ गया थर्सडे अक्टूबर ट्यूसडे जनवरी 1, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। और जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें डेट फंक्शंस यूज़ होते हैं, डेट एफ एन एस या फिर मोमेंट यूज़ होता ही होता है, पक्का होता है।
ठीक है, वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं करते हैं हम, वहाँ पे हम डेट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई यहाँ पे हम ना एज भी तो दिखा देना है, एज ही दिखा देते हैं कि भाई ये अभी इस वक्त पैदा हुआ था तो आज इसकी एज क्या है। ठीक है, अभी इसको हम मैन्युअली कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो हमें थोड़े से 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसकी जगह हमारे पास अगर ये लाइब्रेरी होती तो हम सही से लिख पाते, इजीली कैलकुलेट हो जाता। लेकिन तब भी हम लाइब्रेरी नहीं यूज़ करने वाले, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने आपको लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस किया तो आपको लाइब्रेरी सीखने का भी एक ओवरहेड आ जाएगा। तो वो आपको अपने हिसाब से करना है, या फिर आगे आने वाले वीडियो में लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे डेट के लिए। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस डेट पर से हमें क्या फाइंड करना है, एज, कि इसकी पर्टिकुलर की एज क्या है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे और उस पे से एज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, कहीं भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना सकता हूँ, फाइंड एज। ठीक है, या फिर इस फंक्शन को किसी और फाइल में बना के वहाँ से इंपोर्ट भी कर दूँ। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इसको मैं यहाँ पे बनाऊँ या फिर किसी और फाइल में बना के उसको इंपोर्ट करूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया ना, तो इसी पर्टिकुलर फंक्शन के या इसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ही मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा, उसके बाहर नहीं यूज़ कर पाऊंगा। मान लो मेरे पास एक पेशेंट लिस्ट यहाँ पे भी दिखानी है, पेशेंट लिस्ट किसी और जगह पे भी दिखानी है, तो मैं दोनों जगह पे एक ही फंक्शन नहीं यूज़ कर पाऊंगा। मुझे वहाँ पे दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे सेम, मतलब एक फंक्शन की दो कॉपी रखेंगी। तो उसको अगर हमें रीयूज़ करना है, सेम ही कॉपी रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी फाइल में लिख देंगे। तो फिलहाल इसको एक दूसरी फाइल बनाते हैं, यूटिल्स स्लैश ठीक है, फाइंड एज डॉट JS। इसके अंदर बना के मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। इनपुट में क्या मिलेगा इसको, ठीक है, इसको इनपुट में मिलेगा डीओबी, डीओबी आएगा इनपुट में, उस पे से हमें निकालना है एज। अब एज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डीओबी और जो आज की डेट है उसके बीच का डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ ईयर्स। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, अब मैं डीओबी में क्या डाल दूंगा ना, यहाँ पे मैन्युअली एक डेट डालता हूँ कि भाई 1993। ठीक है, 0101, मान लो कोई जनवरी में पैदा हुआ वहाँ पे। इसको मैं टू स्ट्रिंग नहीं करता और उसको सिर्फ डेट का ऑब्जेक्ट रहने देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, डॉट गेट टाइम। ठीक है, गेट टाइम के बाद ना आपको ये वाला नंबर मिलता है। ये नंबर क्या है, ये है टाइम स्टैम्प, बोलते हैं इसको जावास्क्रिप्ट का टाइम स्टैम्प। मतलब ये मिली सेकंड्स है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी मिली सेकंड्स हो रही थी। और दूसरा टाइम स्टैम्प कहाँ पे मिलता है, डेट डॉट नाउ में। ठीक है, हम इन दोनों टाइम स्टैम्प के बीच का डिफरेंस पता लगाएंगे। ठीक है, और ये टाइम स्टैम्प कौन से फॉर्म में है, मिली सेकंड्स के फॉर्म में, मतलब एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड्स होती हैं। तो अब हमें पता ये लग जाएगा कि वो डेट और आज की डेट के बीच में कितनी मिली सेकंड्स का फासला है, वो पता लग जाएगा हमें। और मिली सेकंड्स के फासले को ध्यान में रख के हम वहां पे कितने ईयर का फासला है वो भी पता लगा पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं हम। तो मैं क्या करूँगा, डेट डॉट नाउ, ठीक है, वो एक इंटीजर देता है। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, माइनस जो पुराना डेट है वो, और इसको क्या करेंगे, डिफ। ठीक है, तो ये आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पहले तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1000 करूंगा, तो मुझे क्या मिला, इतनी सेकंड्स पास हुई हैं। उसको डिवाइड बाय 60 करूंगा तो इतनी मिनट्स पास हुई हैं। उसको फिर से 60 से डिवाइड करूंगा तो इतने आवर्स पास हुए हैं। उसको 24 से डिवाइड किया तो क्या मिला, इतने डेज पास हुए हैं ना। और अब मुझे क्या करना है, ईयर की बात करनी है, तो उसको डिवाइड करूंगा 365, तो उसके बीच में 30, मतलब 30 ईयर्स पास हुए हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर करके रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि मिली सेकंड से ईयर कैसे निकालते हैं। तो हम ये सेम चीज इस वाले फंक्शन में कर देंगे, जहाँ पे हमने पहली चीज क्या की थी, डिफ निकाला था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक वेरिएबल लेट। ठीक है, डिफ निकालने के लिए ये जो इनपुट है यहाँ पे, इसको क्या दे देंगे, डीओबी। डीओबी से डेट बनाएंगे, डेट से मिली सेकंड निकालेंगे, जिसको टाइम स्टैम्प कहते हैं। करंट टाइम स्टैम्प और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद डिफरेंस को इस चीज से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो चीज मिली उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न।
तो इसके बाद जो चीज़ मिली है ना, मैथ डॉट फ्लोर क्यों किया हमने, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू मिल रही थी हमें, तो वो पॉइंट वाली वैल्यू से काम नहीं है हमें, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा रिटर्न, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगी मेरी एज, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे हमने लीप ईयर के बीच में जो दिन कम होते हैं या फिर ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की ही नहीं है, तो हो सकता है ये फॉर्मूला इनएक्यूरेट हो। लेकिन अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना है तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरीज होती हैं डेट वाली वो अच्छा काम करेंगी, बट फिलहाल हमें एक छोटा सा ही काम करना था, फाइंड एज करनी थी, हमने एज फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे जहाँ मैंने डीओबी बताया है ना, उसी टीडी में क्या करूँगा मैं, डीओबी को एक डिव में ले लूँगा और नीचे एक दूसरा डिव बना दूंगा। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एज लिखूँगा, ठीक है। एज और कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगा मैं फाइंड एज। अरे फाइंड एज को पास क्या करना है, आइटम डॉट डीओबी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज और उसके सामने फाइंड एज लिख दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये चीज़ काम की कि नहीं की। इसकी एज क्या है, 2023 में पैदा हुआ था, तो ये 0 ईयर्स का है। उसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर्स, ओके। और ये दूसरा वाला बंदा कितना है, 4 साल का है, 2019 में पैदा हुआ था, ठीक है। तो इसको मान लेंगे कि भाई ये वाला काम हो गया है। और यहाँ पे क्या करूँगा ना, छोटी सी एक यूजर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ठीक है। ये एक डेट है और ये एक दूसरी वैल्यू है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस पता लगना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर देंगे, जो एज लिखी है हमने, तो कलर में इसको दे दूंगा ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा अलग से दिखने लगे भाई ये कुछ अलग चीज़ है। अभी क्या हो गया, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे हम कलर कोडिंग कर सकते हैं। क्या कलर कोडिंग कर सकते हैं, मेल है तो उसको दिखाएंगे ब्लू में और फीमेल को दिखाएंगे पिंक में, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे, हम ये कलर कोडिंग कहाँ कर रहे हैं, इज सब्सक्राइब में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेन लिख दिया, स्पेन के अंदर स्टाइल बना दी, कलर इक्वल टू ग्रीन, और यहाँ पे लिखेंगे हम यस, और दूसरी जगह पे लिखेंगे हम नो, और इसको कलर क्या दे देंगे, रेड, ठीक है। ये यस और नो आएगा रेड में। अभी लास्ट वाला पार्ट है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में HTML आना पॉसिबल है। ये HTML है, ये जो पे दिख रहा है ना आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कहाँ सेट किया था, वहाँ पॉकेट बेस में ये वाला रिकॉर्ड बनाया होगा हमने, और पॉकेट बेस इसको एज ए HTML सेव करता होगा। तो जब रिएक्ट में अपने को HTML रेंडर करना है तो कैसे रेंडर करेंगे, ठीक है। तो HTML रेंडर करने के लिए रिएक्ट में एक तो अपने पास ये जो डेटा है, इसके अंदर ये वाला पार्ट है डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, ये HTML आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं डिव, ठीक है। इस डिव को क्या करेंगे हम, एक प्रॉपर्टी होती है डिव में डेंजरसली सेट इनर HTML, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अंदर HTML पास करना होता है, जहाँ पे हम इसको आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे। यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू हो, ठीक है, HTML वैल्यू यहाँ पे जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दो हो स्पेन, नहीं इसको स्पेन लिखते हैं हेलो, ठीक है। ये HTML वाला स्ट्रिंग है, ये कोई JSX नहीं है, इसको JSX से कंफ्यूज मत करना। स्टाइल इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा ये वाला कोट लगा देता हूँ ताकि मैं अंदर अच्छे से लिख पाऊँ। स्टाइल इक्वल टू ठीक है, ये पूरा HTML है, और इसको मैं देखो ये HTML की तरह रेंडर हो गया। ये कब करते हैं हम, जब हमारे पास HTML एज ए स्ट्रिंग अवेलेबल होता है और उसे रिएक्ट में रेंडर करना होता है, क्योंकि रिएक्ट में कभी भी कुछ भी रेंडर करेंगे वो स्ट्रिंग की तरह ही रेंडर होगा। तो HTML रेंडर करने के लिए डेंजरसली सेट इनर HTML किया गया है, और इसको डेंजरस बोला गया है, इसका मतलब ये डेंजरस है। अगर यहाँ पे ये जो HTML है उसके अंदर स्क्रिप्ट हुई कोई मेलिशियस स्क्रिप्ट हुई या फिर कुछ भी ऐसा वायरस वाला कुछ भी हुआ, तो ये आपके पेज में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। मतलब अंदर कोई भी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, इसलिए उसको डेंजरस बोला है। तो इसको यूज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई आपके पास जो HTML हो उसका सोर्स सही हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे, तो वहां पे जो P आ रहा था वो P निकल गया और उसकी जगह अच्छे से अभी एक लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, कि हम लिस्ट जो कर रहे हैं वो हमने कंप्लीटली अचीव कर ली।
ठीक है। अभी देखिए लिस्ट में हमने बहुत सारा टाइम लिया होगा, लेकिन इसको आपको भी अच्छे से टाइम लेके करना है। ठीक है, ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है ना स्टेट के साथ, हमने 3 स्टेट लिए हैं एक एपीआई कॉल करने के लिए। वहाँ पे लोडिंग दिखाने के लिए, एरर दिखाने के लिए और जो लिस्ट है वो दिखाने के लिए 3 अलग-अलग स्टेट लेने पड़े हैं हमें। फिर हम एपीआई को कॉल कब करेंगे, ठीक है? वो भी एक डिसीजन है जो आपको लेना चाहिए। फिर हम एरर को दिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है? सक्सेस दिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डेटा को रेंडर करेंगे और इसको हम हटा देंगे बीच में से, ठीक है? कंसोल लॉग बीच में प्रोडक्शन में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, इसमें हम देखने वाले हैं फॉर्म। ये जो इसका है ऐड और अपडेट का फॉर्म बनाने वाले हैं।